बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स एंड दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। इसके साथ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। ओके, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। जी स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स चलते चलते ब्रायोफाइट से नॉन वेस्कुलर प्लांट से ट्रेकियोफाइट्स तक आई और फिर ट्रेकियोफाइट्स के अंदर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होते हुए एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के बाद सीडेड प्लांट्स तक पहुंच गई। ऑलराइट, तो पहला ग्रुप जो हमें सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स का नजर आ रहा है, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। इन जिम्नोस्पर्म्स की खासियत ये है कि इनके अंदर सीड्स पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद ट्रेकियोफाइट्स ने अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कर ली कि बहुत सारे स्टेप्स ऑफ चेंजेस के बाद उनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑलराइट, अभी भी हम इनको ये कहते हैं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि इनसे ज्यादा एडवांस भी एक ग्रुप है जो इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इनकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं, इनको हम एनालिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। अब नेकेड सीडेड प्लांट से क्या मुराद है कि ऐसे पौधे जिनके बीज किसी किस्म के कवर के बगैर पैदा हो रहे हैं। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द जो नॉर्मली हमें सीड्स नजर आते हैं वो फ्रूट्स वगैरह के अंदर बंद होते हैं या स्पेशलाइज्ड उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। ओके, तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं वो किसी किस्म की ओवरी के बगैर पैदा हो रहे हैं। इनके पास अभी तक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ओवरी की फॉर्म में डेवलप नहीं हो सका। ऑलराइट, तो इसके साथ ही साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज नेकेड सीडेड प्लांट्स। तो एक जुमले का जवाब स्टूडेंट्स इसका मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए इसको। जिम्नोस्पर्म्स आर known as naked seeded plants because their ovules are born naked on मेगास्पोरोफिल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज आप समझ जाएं तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। दिस इज मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स क्या है कि ऐसे खास किस्म के पत्ते, ऑलराइट, जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया ग्रो करेंगे और उनके अंदर मेगास्पोर्स मौजूद होंगे। इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो मेगास्पोरेंजिया है वही असल में ओव्यूल्स हैं। तो ओव्यूल्स के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है और ना ही इनकी आउटर कवरिंग्स ने आपस में थोड़ा सा फ्यूज होकर ओवरी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस वजह से हम कहते हैं दीज आर द नेकेड सीड्स। इनके जो ओव्यूल्स हैं बगैर किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के हैं और पत्तों के ऊपर पैदा हो रहे हैं, तो इस वजह से दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ कुछ और फीचर्स भी हम एनालिस्ट कर लें। सबसे अहम बात यह कि दुनिया के जो जंगलात हैं उसके लिहाज से एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ world's forests comprise of gymnosperms। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुमाली इलाका जात की जानिब जब आप सफर करते हैं तो आपको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बहुत सारे ऐसे दरख्त नजर आते हैं कि जिनके नीडल लाइक लीव्स मौजूद होते हैं और उनकी जो पहचान है वो है उनकी लकड़ी की बनी हुई कोन्स। ऑलराइट, जो कोन्स आपको अपेरेंटली नजर आती हैं बड़े वाली, वो फीमेल कोन्स होती हैं और इसके साथ ही साथ उन दरख्तों के ऊपर छोटी छोटी मेल कोन्स भी मौजूद होती हैं। अगर आप पहाड़ों के दरमियान बनी हुई पगडंडियों के ऊपर भी पैदल सफर तय कर रहे हैं तो आपको वहां पे बाज़ औक़ात जमीन के ऊपर गिरी हुई कोन्स मिल जाती हैं। ऑलराइट,
ये कोन्स की वजह से जनरली इनको एक और नाम भी दे दिया जाता है कि these are conifers, alright? So conifers are also gymnosperms. तो ये याद रखिएगा कि कोन्स का बन जाना और इनके लकड़ी के मेगास्पोरोफिल्स वगैरह बनाना ये जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं और दुनिया के जंगलात का बेशतर हिस्सा जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पे मुश्तमिल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम इनके अपने वेजिटेटिव फीचर्स की जानिब आए तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये पता चलता है कि these plants they show heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic alternation of generations. अब heteromorphic मुख्तलिफ शक्लों वाले alternation of generations, दो generations हैं, one is the sporophyte generation, second one is the gametophyte generation, और आपस में बदल बदल के आते रहते हैं और लाइफ साइकिल को मुकम्मल कर लेते हैं. That's why this is known as heteromorphic alternation of generations. One generation will be diploid and the other one will be haploid genetically. Alright, तो इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर हम शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं the sporophyte is dominant, independent. ऑलराइट, ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं कोनिफर्स वगैरह के, ये असल में क्या है? दीज आर द स्पोरोफाइट्स. ऑलराइट, तो ये जो स्पोरोफाइट्स हैं ये डोमिनेंट जेनरेशन है. तो गेमिटोफाइट जेनरेशन वो डोमिनेंट नहीं होगी, इट इज रिड्यूस्ड जेनरेशन. ऑलराइट, तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं. Gametophyte is reduced, dependent, alright, और स्पेसिफिकली याद रखिएगा retained within the ovule. alright, इसका मतलब ये है कि जो पौधा आपको नजर आ रहा है वो तो स्पोरोफाइट जनरेशन है, लेकिन गेमेटोफाइट तो आपको नजर ही नहीं आएगा. ये भी पॉसिबल है कि शायद ये चंद सेल्स की हद तक महदूद हो चुका हो तो आपको किसी अपेरेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर ना आए. तो इस वजह से गेमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड रिसेसिव और डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर. फिर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज आर हेटेरोस्पोरस प्लांट्स. और ये बात तो स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए कि एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. तो इसका मतलब ये है कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं तो यहां पे इनके अंदर सीड्स का मौजूद होना एक जरूरी प्रॉपर्टी होगी. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट डज द हेटेरोस्पोरस मीन? दे कैन प्रोड्यूस two types of spores. ऑलराइट, इनमें कौन कौन सी इकसाम हैं? छोटे वाले माइक्रोस्पोर्स that are produced in microsporangia और बड़े वाले मेगास्पोर्स that are produced in megasporangia. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. फिर इसके साथ अगर हम मर्ज करना चाहें लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. इसको गौर से सुनते जाइएगा. मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं और इस तरह से पॉइंट्स बनवाऊं ताकि आपको याद रखना भी आसान हो, बाद में आप इसको आसानी से लिख भी सकें और ऑब्वियसली समझ इंशाल्लाह आ जाएगा आपको. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि आमतौर पे ये पाइनस वगैरह के दरख्त जो हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे बिलोंग टू द सेम जीनस. इसके अलावा और जेनरा भी हैं जिनके नाम आपकी किताब में मेंशन किए हुए हैं. एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा इनको. ऑलराइट, जिसमें साइकस, कंगी पाम वगैरह ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं. ऑलराइट, फिर इसी तरह सेड्रस वगैरह देवदार के दरख्त जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. और खास तौर पे जब आप अपने बालाई इलाकों की जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी और इनसे अगले इलाकों में जाते हैं तो आपको अपने पहाड़ी सिलसिले के ऊपर बहुत सारे इस तरह के दरख्त नजर आते हैं. फिर स्टूडेंट्स, एक पौधा है जिसका नाम है जिंको बायलोबा. ऑलराइट, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. ऑलराइट, ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है
लेकिन अहमियत के लिहाज से मेडिसिन बनाने के हवाले से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, बहरहाल डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल, और याद रखिएगा इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं इस पौधे के, उसके अंदर रूट्स मौजूद हैं, स्पोरोफाइट प्लांट है ये इसका। ऑलराइट, इसके अंदर रूट्स मौजूद हैं, इसका स्टेम मौजूद है और ब्रांचेस हैं, और लीव्स की खसूसियत ये है कि दीज आर नीडल लाइक लीव्स। ऑलराइट, पाइनस की अगर हम बात करें तो इनके जो पत्ते होते हैं दे आर नीडल लाइक लीव्स और क्लस्टर्स में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ अब सवाल आपके ज़हन में ये आना चाहिए था कि अगर ये सुई की तरह बारीक पत्ते हैं तो इनके स्टोमेटा कहां पे मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इनकी एक खसूसियत है कि वाटर कंजर्वेशन के एतबार से इनके स्टोमेटा इनकी सरफेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर हमारे इर्द गिर्द जो नॉर्मल लीव्स हमें नजर आते हैं, ऑलराइट, उनको अगर हम देखें तो उसके लीफ लैमिना की लोअर साइड के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन ये तो पहले ही स्फेरिकल है और इसकी जो अपीयरेंस है वो सुई की तरह की नजर आ रही है, नीडल शेप्ड हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके स्टोमेटा इनकी सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि इनकी सरफेस से थोड़ा सा डीप जाके मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं दीज लीव्स दे हैव संकन स्टोमेटा। और फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं क्यूटिकल वगैरह की फॉर्म में, ताकि कम से कम पानी का इखराज हो और पानी को बचाया जा सके। ऑलराइट, तो ये कुछ वेजिटेटिव खसूसियात हैं इन प्लांट्स के अंदर ताकि ये हार्श एनवायरनमेंट्स में गुजारा कर सकें। ऑलराइट, अब अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दो तरह की कोन्स मौजूद होती हैं। ऑलराइट, जो छोटे वाली कोन्स इस दरख्त के ऊपर हमें नजर आए दे आर नोन एज मेल कोन्स। ऑलराइट, बिल्कुल छोटी सी रिड्यूस साइज में होती हैं और एक ही एक्सेस के ऊपर क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आती हैं। ऑलराइट, आमतौर पे अगर हम पाइनस वगैरह की जो स्पीशीज हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं उनके लिहाज से देखें तो इनके पोलन ग्रेन्स दरख्त की निचली शाखों पे हमें नजर आएंगे। ऑलराइट, अब इन मेल कोन्स को दूसरे लफ्जों में पोलन कोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेल गेमेटोफाइट्स वगैरह प्रोड्यूस करने हैं। फिर इसी तरह दरख्त के ऊपर वाले हिस्सों में या शाखों के टर्मिनल्स वाले पार्ट के ऊपर लकड़ी की बनी हुई मोटी और बड़ी कोन्स अगर आपको नजर आए तो दीज आर द फीमेल कोन्स। ऑलराइट, ये जो फीमेल कोन्स हैं इनका टेक्सचर ज्यादा वुडी है और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इन्होंने फीमेल गेमेटोफाइट की प्रोटेक्शन करनी है। इवन आफ्टर द पोलिनेशन दे आर रिटेन्ड बाय द स्पोरोफाइट प्लांट। ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको इंतहाई आसान वे में ये एक्सप्लेन करने लगा हूं ताकि आप इसको लिख भी लें और याद करने में भी आसानी हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मेल कोन। मेल कोन्स दे आर स्मॉलर इन साइज। ऑलराइट, छोटी हैं और छोटे होने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया है क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मेल कोन इट इज ऑल्सो नोन एज पोलन कोन। अब स्टूडेंट्स, ये जो हम कोन की टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हम इनको स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं। इसका जवाब जरा सोचिए, बाकी एक्सप्लेनेशन सुनते जाएं। मेल कोन्स दे आर मेड अप ऑफ spiral microsporophylls. All right, students. अब spiral, it is about the arrangement of the leaves. All right. Micro छोटे फिल्स पत्ते. All right. अब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ऐसे पत्ते जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स पैदा होंगे। ओके, अब फिर इसके साथ जो टर्म लिखी है हमने that is spiral. Spiral belongs to the arrangement of these leaves on the cones. इसका मतलब क्या है कि ये पत्ते एक मखसूस किस्म की अरेंजमेंट के तहत ऑर्गेनाइज किए गए हैं ऑन द मेन एक्सेस ऑफ द मेल कोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस वजह से इनको हम कह रहे हैं दीज आर स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे पत्ते और इनके ऊपर छोटे स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होना चाहिए? माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑलराइट, स्पोरोफिल्स वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे, और चूंकि माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो इस वजह से इनके ऊपर कौन ग्रो करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ऑलराइट, अब ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं इनके अंदर मियोसिस के प्रोसेस की वजह से, ऑलराइट, ये याद रखिएगा, इनके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है अ टेट्राड
ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि हम इनको अलहदा से भी तो 4 स्पोर्स कह सकते थे, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्पोर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो आगाज में ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से हमने इनको कहा है दे फॉर्म अप द टेट्रार। 4 इसका मतलब टेट्रा से निकला है, 4 स्पोर्स हैं लेकिन अभी तक अटैच्ड फॉर्म में मौजूद हैं। ऑलराइट, अब इन चारों के अंदर एक ही जैसी तब्दीलियां आती हैं फ्यूचर में, और वो चेंजेस क्या हैं? नाउ दीज स्पोर्स दे हैव टू प्रोड्यूस द माइक्रोगेमेटोफाइट। ऑलराइट, इसमें से अब हम एक की बात कर रहे हैं। ओके, वन माइक्रोस्पोर अंडरगो these changes। अब कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं? ये चारों के चारों के अंदर होंगी, लेकिन हम यहां पे एक की एक्सप्लेन करने लगे। नाउ याद रखिएगा कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी। ऑलराइट, और इन माइटोटिक डिविजन्स की वजह से इट विल प्रोड्यूस 4 cells microgametophyte। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे एक दफा फिर समझ लें। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद था, और उस माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस हुई और 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब उनमें से हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर ये तब्दीलियां आएंगी, और वो किस तरह से कि एक माइक्रोस्पोर जैसे ही मैच्योर होगा तो उसके अंदर फौरी तौर पे 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी। जैसे ही सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होती हैं तो ये 4 सेल्ड गेमेटोफाइट बना देता है। अब इसके अंदर ये जो चारों सेल्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसके लिए भी याद रख लें आप। 2 of them they are known as prothelial cells। all right, one of them this is known as generative cell। all right, and one of them it is known as tube cell। all right students, अब ये मेल गेमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें से ट्यूब सेल से तो आपको पता चल रहा है ये फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाने वाला है। जेनरेटिव सेल्स क्या करते हैं ये भी याद रखिएगा। जेनरेटिव का मतलब कि ये आगे फर्दर पैदावार देंगे। इन्होंने क्या करना है, स्टीराइल सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। ऑलराइट, और उसके साथ ही साथ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल किया जा सके। अब ये सारी तब्दीलियां कहां पे आ रही हैं? विदिन द माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स की जर्मिनेशन हो रही है, यानी उनकी ग्रोथ हो रही है, और मेल गेमेटोफाइट यानी कि माइक्रो गेमेटोफाइट बन गया। अब स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे माइक्रोस्पोर्स का हमने जिक्र किया, और वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं दैट इज अ पोलन ग्रेन। ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखिएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि व्हाट इज अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या मौजूद होगा? याद रखें, इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, और इसको हम स्पेसिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 विंग्स। ऑलराइट, इसके इर्द गिर्द एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको हम विंग्स कह रहे हैं, ताकि इसकी मदद से ये ज्यादा दूर तक डिस्टेंस भी कवर कर सके और पानी के बगैर ट्रेवल करके जा सके, ताकि जितनी ज्यादा दूर पोलिनेट करेगा उतनी ही अच्छी और सक्सेसफुल जनरेशंस पैदा होने के चांसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज अ पोलन ग्रेन? Microspore containing microgametophyte। all right, with male gametes। और इसकी खसूसियत क्या है? एक प्रोजेक्टेड डोम शेप्ड अपर पार्ट होता है इसका, और उसके साथ इसके 2 विंग्स मौजूद होते हैं ताकि ये विंड डिस्पर्सल को सक्सेसफुल बनाए, उसको सपोर्ट करे, ताकि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी अभी तक वो खत्म हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी वजह से इन प्लांट्स को हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कह रहे हैं कि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म, और खुश्की के साथ कोप ओवर करने के लिए विंड पोलिनेशन और विंड डिस्पर्सल को अडॉप्ट किया गया है।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो यहां तक फीचर्स हमने लिख लिए मेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स के। अब इसके अंदर अगर स्पर्म सेल्स वगैरह मौजूद हैं तो नाउ दे हैव टू ट्रेवल टू द फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट्स दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द फीमेल कोन्स। इनके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं? फीमेल कोन, now the female cone, it has the same thing, spiral but woody megasporophylls. Alright students, अब देखें अरेंजमेंट इनकी भी स्पाइरल है लेकिन इनका टेक्सचर लकड़ी नुमा है। ऑलराइट, अगर आपने ये कोन पकड़ के देखी हुई है तो इनके लीव्स को अगर आप फील करें तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे ये लकड़ी पे मुश्तमिल है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि ये सख्त हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इन मेगास्पोरोफिल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? मेगास्पोरेंजिया। अब यहां पे याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि असल में मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम है। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं if there are two megasporangia, so we can say there are two ovules. All right, megasporophylls के ऊपर मौजूद होते हैं ovules, ये बात याद रखिएगा, जिसकी वजह से हम इनको कह रहे हैं these are the naked seeded plants. Okay, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है। फिर इसके साथ अगर मेगास्पोरेंजिया हैं तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स वगैरह के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसी तरह इन मेगास्पोर मदर सेल्स को हम मेगास्पोरोसाइट्स भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम इनको मदर सेल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दीज आर द प्रोडक्टिव सेल्स। इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा, ऑलराइट, आल्सो नोन एज मायोसिस, और इस सेल डिवीजन की वजह से यहां पे 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ऑलराइट, अब याद रखें एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का एक प्रॉपर्टी, एक फैक्टर है वहां पे, एक पॉइंट कि मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रह जाएगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 functional megaspore will proceed. All right, now this one functional megaspore, it will germinate to form the female gametophyte. One functional megaspore, it germinate, all right, germination का process होगा और ये क्या produce कर देगा? Female gametophyte. And this female gametophyte is also known as megagametophyte. और मेगागेमेटोफाइट के अलावा कोई और नाम आपके ज़हन में आ रहा हो? Yes, that is embryo sac. Alright students, अब देखें ये जो embryo sac या female gametophyte या मेगा गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है, अब इसके अंदर सिर्फ गमीट्स की कमी रह गई है। और गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया। अगर फीमेल्स हैं तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। यहां पे फीमेल गेमेटोफाइट इट विल फॉर्म आर्चिगोनिया। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा आर्चिगोनिया भी मौजूद हो सकते हैं। फिर उसके बाद आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे? एग्स। और ये आपको याद है देयर इज ओनली 1 फंक्शनल एग, और एक ही एग होता है और उसी ने फर्दर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरा अपरेटस जो फीमेल गेमेटोफाइट वाला है ये कहां पे मौजूद था? ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम की जो लोअर टिप्स होती हैं वहां पे माइक्रोपाइल रिजेस वगैरह मौजूद होती हैं, और जैसे ही ये वाला पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या ये डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जा चुका होता है तो उनके एंड्स के ऊपर स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब क्या होगा, जैसे ही पोलिनेशन का मौसम आएगा तो पोलन ग्रेन्स दे विल ट्रेवल फ्रॉम द मेल कोन्स टू द फीमेल कोन्स। ऑलराइट, अब क्या होना चाहिए? सबसे पहली चेंज जो हमें नजर आती है कि जो फीमेल कोन्स हैं
उनके जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो ज्यादा स्पेशियस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे को स्पेस देने के लिए। फिर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स इनके इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जाके स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही यहां पे चिपकते हैं तो याद रखिएगा एक बहुत सिग्निफिकेंट नेचुरल चीज है और इसको हम कहते हैं पोलिनेशन ड्रॉप। ऑलराइट, पाइनस के अंदर हमें यह नजर आता है कि इसका मेगास्पोरेंजियम खास किस्म की स्टिकी सिक्रीशंस सिक्रीट आउट करता है और पोलन ग्रेन्स को अपने साथ चिपकाता है, अटैच करता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। अब जैसे ही ये पोलिनेशन ड्रॉप जो है पोलन ग्रेन्स को लेके और वापस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ओव्यूल तक चला जाएगा, तो यहां पे स्टूडेंट्स पोलिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होते ही ब्रेक आ जाती है। ऑलराइट, अब यह भी पॉसिबल है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए और फर्टिलाइजेशन के अमल को रोक दिया जाए। अब जैसे ही अगला सीजन स्टार्ट होगा तो फिर पोलन ग्रेन्स अपनी जर्मिनेशन का आगाज करते हैं, पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब आर्चिगोनिया तक ट्रेवल करके जाएगी। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जेनरेटिव सेल्स। ऑलराइट, जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं और उनमें से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पर्म्स जैसे ही जाके फ्यूज करेंगे विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल तो हम कहेंगे नाउ दिस इज द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है दिस इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट बनते साथ ही क्या होगा कि ये मेगास्पोरेंजियम अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जमा करना शुरू कर देता है और वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है ताकि हर किस्म के खराब हालात से आराम से गुजारा किया जा सके। अब क्या होगा, फिर फर्दर चेंजेस के अंदर हमें यह चीज नजर आती है कि इसके जो आउटर इंटेगुमेंट्स हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ही और फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इन सीड्स को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा। जैसे ही ये सीड्स कहीं किसी फेवरेबल मीडियम के ऊपर गिरेंगे वहां से फिर जर्मिनेट करेंगे और एक नए स्पोरोफाइट प्लांट का आगाज हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव है ये जो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। इसमें स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है कोशिश कीजिएगा कि इसी को फॉलो करें, आपको याद रखने में और लिखने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।